तो फास्ट एपीआई को यूज करके एक टू डू ऐप बनानी है, खत्म। और आपको नहीं बनानी, आपने किससे बनवानी है? एआई से। ये जो टू डू ऐप का काम है ना, इससे मुश्किल काम हम अपने क्लास का असाइनमेंट कर चुके हैं, वो बैंक डिपॉजिट के एंड पॉइंट वाला। आप जिसने नहीं किया वो फिर उसकी ना आएगी, जिसने कर लिया उसको ही इजी लगेगा। तो फास्ट एपीआई यहाँ पे, अच्छा इसके भी दो फेज है कि एक तो इस हैकाथॉन 2 में भी है ना, ये डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हुआ हुआ है, सही है। इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, रिपोजिटरी में मिल जाएगा। एक आपको क्या बनाना है? इन मेमोरी कंसोल है, सही है। अब ये CLI ऐप तो हम कब से बना रहे हैं? Q1 से बना रहे हैं। और इसमें क्या यूज करना है? पाइथन आपको आती है, क्लाउड कोड या कोई भी कोडिंग एजेंट आपको आता है, स्पेकफिट प्लस आपको आता है। और इसमें क्या यूज करना है? इसमें कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा तो नहीं है फास्ट एपीआई, लेकिन आप लोग फास्ट एपीआई भी बना लें। उसमें क्या है? पाइथन एक app.get ही लगेगा ना, app.post ही लगेगा ना, नीचे की सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, डेफ फंक्शन वाली जो चीजें। तो एक काम आपने हैकाथॉन 2 में क्या करना है? सबसे पहले हैकाथॉन 2 सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? CLI बेस्ड फास्ट एपीआई टू डू एप्लीकेशन, सही है। क्या बनानी है आपको? एक टू डू एप्लीकेशन में क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, क्रच सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, सही है। ये तो इतना आसान काम है, आपका कोई भी मॉडल कर देगा। और फास्ट एपीआई हमें ऑलरेडी आती है, इससे मुश्किल काम हम अपने क्लास के असाइनमेंट में कर चुके हैं। तो हैकाथॉन 2 का फेज 1 तो हमारे लिए मसला ही नहीं है, हार्डली ये 1 से 2 घंटे का काम है, इसको करो, सबमिट करो। अब जो फेज 2 है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। वो क्या है? थोड़ा सा टेक्निकल है। वो भी इस सेंस में कि फास्ट आपने जो फेज 1 में जो कंसोल एप्लीकेशन बनाई ना, फेज 1 में आपने जो टू डू ऐप की कंसोल एप्लीकेशन बनाई, यानी जो सिर्फ फास्ट एपीआई की एपीआईज लिखी, जिसको आप ब्राउजर पे जाके कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लोकल होस्ट 8000 स्लैश, आगे क्या था स्लैश के बाद? डॉक्स। तो वो आप लिख दोगे, वहां पे आपके एंड पॉइंट्स लिस्ट हो जाएंगे, खत्म हो गई बात। ये आपका एक फेज 1 हो गया। फेज 2 में क्या करना है? उसी चीज को पिक करके नेक्स्ट जेएस में लिखना। तो ये एक और अच्छी चीज हो गई कि फास्ट एपीआई का काम पहले से था, और ये वाला काम नेक्स्ट जेएस का हम पहले Q2 में भी कर चुके हैं। यहाँ पे जो अभी एक चैलेंज है आपके लिए, नेक्स्ट जेएस आपको अभी फास्ट एपीआई आती है, एक SQL मॉडल और एक नियॉन डीबी, सही। SQL मॉडल एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है जो कि डेटाबेस के टेबल्स बनाने में काम आती है, और नियॉन डीबी क्या होता है? जिस डेटाबेस में आप अपने पाइथन के थ्रू टेबल्स क्रिएट करेंगे। इसको हम अभी देख लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हार्डली आधे घंटे की एक्सप्लेनेशन है। हाँ, एक जो चैलेंज अभी आएगा वो ये आएगा कि नेक्स्ट जेएस और फास्ट एपीआई को कनेक्ट कैसे करेंगे। फिर वही बात, चीज आपने सीखी हुई है, नेक्स्ट जेएस भी सीखी थी, फास्ट एपीआई भी सीखी। अब वही चैलेंज आपके लिए आ गया कि भाई एक अम्ब्रेला के अंदर दोनों चीजों को लाके आपको रखना है, सही है। तो अब इसको हम जल्दी से बना लेंगे। फेज 1 हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे, दिस इज अ पीस ऑफ केक। किसी को भी एआई एजेंट कोई भी अपना फेवरेट पिक करना, उसको बोलना मुझे फास्ट एपीआई को यूज करके एक टू डू ऐप बना लो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोल, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर और नाजिर रखो। हम फेज 2 की जल्दी से डिस्कशन करें। अब आप लोग क्या करेंगे जब फेज 2 करने बैठेंगे ना, तो उसमें नेक्स्ट जेएस से फास्ट एपीआई, SQL मॉडल है और नियॉन डीबी। अब क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करना सीखी थी Q2 में, यस और नो? ठीक है। उसके अंदर एक अलग एपीआई का फोल्डर होता था, या तो होता था या आप खुद बना लेते थे। कहाँ पे बनाते थे? ये ऑलरेडी जो आज की क्लास का कोड पुश होगा ना, इसके अंदर ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको किया। तो ये है कि आप लोग क्या करेंगे,
जो हम अभी कोड लिख रहे हैं ना, आप इसी को क्लोन कर लेंगे। मतलब इस टेम्पलेट को अभी जो मैं डेटाबेस वगैरह बनाऊंगा ना, वो यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ताकि फिर आपके लिए भी तो कोई चैलेंज रहे। अभी क्या होगा, हमें अच्छा इसको मैं क्लोन करने का भी क्यों कह रहा हूँ, आप कह सकते हैं भाई हम अपनी फ्रेश एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। उसमें मसला ये होगा कि आप लोगों को है ना उसमें पाइथन अलग से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। आप लोग उसमें टाइम ज़ाया ना करें, मैंने वो काम आपके लिए ऑलरेडी कर दिया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब घर जाएंगे तो रेपो को क्या करेंगे, इस रेपो को क्लोन कर लेंगे। क्लास 09 में आप आज देखें, अगर मैं दिखा सकूँ, ये रहा मेरा फाइल एक्सप्लोरर, ये देखिए, क्लास 09 में पूरी की पूरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन विद पाइथन इंटीग्रेटेड मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिख दी है। यहाँ पे पूरा का पूरा टेम्पलेट मैंने तैयार करके रख दिया है। क्लोन करना तो आप लोगों को आता है ना, पता है ना क्लोन क्या होता है, सही है, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको क्लोन करना है। अब आपने सुना था हम क्या पढ़ रहे थे, नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर, जिसके अंदर क्या होता था, ऐप का फोल्डर होता था, उसके अंदर मेन फाइल कौन सी होती थी, page.tsx। तो ये मेन चीज, ये चीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखी हुई। अब इसी के अंदर ऐप के अंदर एक फोल्डर है, सॉरी ऐप के बाहर एक फोल्डर है, किस चीज का, एपीआई का, सही है। इस एपीआई में क्या होगा, आपकी पाइथन होगी, क्या होगी, आपकी पाइथन होगी। और उस पाइथन में आप देख सकते हैं main.py है, तो main.py मैंने यहाँ पे लिख दिया। pyproject.toml से क्या लग रहा है कि हम यूवी को अपने पैकेज मैनेजर के तौर पे यूज करें। बस ये काम, आपने कुछ नहीं करना, इस रेपो को क्लोन करना। गौर से सुन लें, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब होगा क्या, रेपो क्लोन हो गई, npm इंस्टॉल की आप कमांड चलाएंगे और आपका नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं लिख दूंगा, उस स्टेप को पढ़ के कीजिए, सही है, नंबर 1। नंबर 2, फास्ट एपीआई भी है। अब सबसे बड़ी चीज जो सब लोग कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग नहीं, गवर्नर हाउस के बाकी भी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट.जेएस आपके पास है, आपके पास क्या है, फास्ट एपीआई भी है, और इन दोनों चीजों के अपने अपने सर्वर होते हैं। आपने नेक्स्ट.जेएस जब चलाई थी Q2 में, तो किस कमांड से इसका सर्वर अप किया था, npm run dev। इससे क्या होता था, नेक्स्ट.जेएस का सर्वर अप होता था। 3 क्लासेस पहले हमने फास्ट एपीआई देखी, और फास्ट एपीआई में भी सर्वर को अप करने का एक तरीका, क्यों अप करना था, क्योंकि भाई ऐसे पता एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, जब सर्वर ही नहीं चल रहा होगा तो डाटा कहां से आएगा, सही है, ऐसा ही है ना। तो हमने फास्ट एपीआई की भी कमांड देखी थी उसके सर्वर को अप करने की, वो क्या थी, यूवी रन यूवीकॉन, सही है। क्लोन द टेम्पलेट फ्रॉम क्लास 09, रन 2 सर्वर्स, not 1, रन 2 सर्वर्स। नेक्स्ट.जेएस का सर्वर अब होगा npm run dev या फिर pnpm run dev। अब npm भी एक पैकेज मैनेजर है फ्रंट एंड का, आपने Q1 में देखा। pnpm भी क्या है, एक पैकेज मैनेजर है, ये npm से थोड़ा एडवांस है, वो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। वो मैं अगर आपको pnpm शायद आपको इंस्टॉल करना पड़े, मसला नहीं है, वो एक ही कमांड से आपका इंस्टॉल हो जाएगा, वो भी मैं लिख दूंगा। 3.2। अब दूसरा सर्वर किसका अप करना पड़ेगा, फास्ट एपीआई का, यूवी रन यूवीकॉन, मेन या एसएनए, फाइल नेम कॉलन इंस्टेंस वेरिएबल डैश डैश रीलो। अब इसका क्या बेनिफिट है, जब आप यूवी रन लिखेंगे ना, यूवी रन का क्या मतलब है, हम यूवी का पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं। यूवी कौन क्या है,
हमारा एक स्टारलेट का एक ASGI का सर्वर है जो फास्ट एपीआई को के सर्वर को चलाता है। यानी एक हमारा फास्ट एपीआई का सर्वर, और वो खुद किस पे चलता है, यूवीकॉन पे। किस पे चलता है, यूवीकॉन। फाइल नेम क्या होगा, जो भी हमारी फाइल का नाम है, main.py, app.py, index.py, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी फाइल का नाम। कॉलन अपनी जगह रहेगा, कॉलन जो है वो कहीं भी नहीं जाएगा। और फिर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस क्या होता है, ये मैंने फास्ट एपीआई की क्लास इंपोर्ट की, इसको इस वेरिएबल में रख दिया। मेरा इस वेरिएबल का क्या नाम है, ऐप, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ऐप। फिर क्या आएगा, डैश डैश रीलोड। अब डैश डैश रीलोड क्या होता है, जब भी मुझे अगर लाइव चेंजेस चाहिए ना अपने कोड में, फास्ट एपीआई के कोड में जब भी मुझे लाइव चेंजेस चाहिए कि भाई मैं अगर एक डॉट भी लगाऊं तो उसका फौरन से रिफ्लेक्शन आ जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, डैश डैश रीलोड। अगर मैंने नहीं लगाया ना इसको, तो मुझे जब भी कोई चेंज करूंगा, इवन अ सिंगल चेंज या पूरे का पूरे का एंड पॉइंट में जब भी एक नया इंट्रोड्यूस करूंगा, मुझे सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है रीलोड लगाना। इस तरह एक तरह से हम लाइव स्ट्रीमिंग कह सकते हैं। हमारे कोड की यूवीकॉन के सर्वर पे या फास्ट एपीआई के सर्वर पे क्या होगी, लाइव रीलोडिंग होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सही है, तो ये काम आपने कर लिया। अब 2 सर्वर्स आपके चल गए, वो कैसे चलेंगे ये देखिए, मैंने ऑलरेडी चलाए। एक ये मेरा कौन सा सर्वर है, फास्ट एपीआई का या Next.js का, फास्ट एपीआई का, ये ऑलरेडी चल रहा है। यानी मेरे 2 टर्मिनल्स में मेरे 2 सर्वर चलेंगे। सॉरी, 2 अलग अलग टर्मिनल्स में मुझे काम करना पड़ेगा। ये देखें, इसको मैंने किल किया, इरेज किया, इसको मैंने किल किया, इरेज किया। सही है, जो बात मैंने अभी बोली मैं अभी करके भी दिखा दूँ। मैं कहाँ पर हूँ अभी, अपने क्लास 09 के फोल्डर में, तो इसका मतलब मैं उसी टेम्पलेट के पास हूँ। उस टेम्पलेट में मेरी फास्ट एपीआई का कोड कहाँ पर है, एपीआई के फोल्डर में। ये रहा ना, ये मेरा कोड है, ये एपीआई का फोल्डर नजर आ रहा है। इस एपीआई के फोल्डर के अंदर पाइथन है मेरी, और यहाँ पे पाइथन का क्या मतलब है, मेरी यहाँ पे फास्ट एपीआई है। सही है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, ऐसा नो? सही है। तो मैं कहाँ गया, क्लास 09 एपीआई, मैंने लिखा यूवी रन यूवीकॉन डैश डैश रीलोड। मैं आगे लगा लूँ, पीछे लगा लूँ, या अपनी कमांड के बीच में लगा लूँ, कोई इशू नहीं। सही है, मैंने लिखा यूवी रन यूवीकॉन। अपनी सबसे पहले फाइल का नाम आएगा, इंस्टेंस का नाम आएगा, फाइल का नाम। मेरी फाइल का नाम है यहाँ पे इस केस में main.py, कॉलन इंस्टेंस का नाम। मेरे इंस्टेंस का नाम क्या है, ऐप। यूजुअली इसका नाम ऐप ही रहता है, तो मैंने यहाँ लिख लिया ऐप डैश डैश रीलोड। जैसे मैंने इसको एंटर किया, ओह सॉरी माय बैड, नाइस, ऐसे ही है जैसे आपने अभी पढ़ा ना, वैसे ही आप पढ़े। मेन माय बैड, फाइल का नाम आएगा विदाउट एक्सटेंशन, फाइल का नाम आएगा विदाउट एक्सटेंशन, ऐप रीलोड। देखते हैं, और होपफुली चल जाना चाहिए इसको। जी हाँ, अच्छा याद दिलाया। सही है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा फास्ट एपीआई का सर्वर अप हो गया। अगर ये सर्वर ही बंद होगा ना, मेरी एपीआई फैच नहीं होगी, क्योंकि भाई जब जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही और अगर मैं बटन ऑन करूं तो मेरा पंखा नहीं चलेगा ना। सही है, तो इसी तरह ये सर्वर क्या है, आपके फ्रंट एंड की इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये फ्रंट एंड नहीं हुआ तो फिर, सॉरी, अगर ये सर्वर अप नहीं हुआ तो फिर आपका काम जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये काम हो गया। एक चीज जो मैं पहले बताना भूल गया, जो हमने Q3 में भी की है, ये मेरा क्या है, फाइल का पाथ है। फाइल का क्या है, ये पूरी मेरे फाइल का पाथ है। इससे पहले आपको दिख रहा है, सबसे पहले शुरू में एपीआई लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में। ये कुछ भी हो सकता है, XYZ हो सकता है, ABCD हो सकता है। ये क्या डिलीवर कर रहा है, इसका क्या मतलब है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब आप सुने, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बनाया हुआ है। अब
एपीआई के फोल्डर में आएंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे और फिर उसमें डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे। अजान हो रही है, फिर हमें बनानी है। और फेज 2 में क्या होगा, हमारा उसी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाना है Next.js पे। सही है। अभी तक हमारी डिस्कशन कहाँ पहुंची कि हम फास्ट एपीआई को यूज करेंगे और Next.js को यूज करेंगे। दोनों एप्लीकेशंस के क्या होते हैं, अपने अपने सर्वर होते हैं। यानी मेरे एक टर्मिनल में, एक डेडिकेटेड टर्मिनल में फास्ट एपीआई का सर्वर चलेगा और दूसरे डेडिकेटेड टर्मिनल में क्या होगा, Next.js का मेरा सर्वर चलेगा। जो किस पे चलता है, एक लोकल होस्ट 3000 पे Next.js का चलेगा, लोकल होस्ट 8000 पे फास्ट एपीआई का सर्वर मेरा चलेगा। ये डिस्कशन हो गई। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टेक स्टैक डिस्कस कर लेते हैं। Next.js हमें पता है क्या होता है, जो कि फ्रंट एंड बनाता है। फास्ट एपीआई में हम अपनी एपीआई सीखते हैं। SQL मॉडल, ये फास्ट एपीआई में यूज होगा या ये Next.js में यूज होगा, और यूज होगा तो यूज होने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये भी हम देख लेते हैं। प्लीज सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। जब भी आपको डेटाबेस में काम करना होता है ना, तो आपको क्या जरूरी है कि आपको डेटाबेस की लैंग्वेज आती हो। और डेटाबेस की लैंग्वेज क्या होती है, डेटाबेस की क्वेरीज। डेटाबेस की क्वेरीज, चाहे वो सेलेक्ट डेटा पढ़ने के लिए हो, डेटा इंजेक्ट या इंसर्ट करने के लिए हो, ये काम आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम ये काम करने बैठे ना, कि अगर हम डेटाबेस सीखने बैठे, तो ये क्या होगा, हमारे लिए एक लर्निंग कर्व हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारे लिए एक लर्निंग कर्व हो जाएगा, एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। और डेटाबेस और प्रोग्रामिंग दो अलग अलग चीज है भाई। डेटाबेस के एक्सपर्ट्स डिफरेंट होते हैं, कोडिंग के, प्रोग्रामिंग के अलग होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि चीजें काफी दोनों एक साथ यूज होती हैं, बट अगर आप इन चीजों को अगर अलग से देखें ना, तो डेटाबेस एक अलग फील्ड है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है। खैर, एसक्यूएल मॉडल यहाँ पे क्या करता है, आप प्रोग्रामर है, आप सब कौन है, प्रोग्रामर है। अब आपको डेटाबेस यहाँ आता नहीं है, अच्छा ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये कोई काम चलाने वाली चीज नहीं है, ये एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। सही है। एसक्यूएल मॉडल यहाँ पे क्या मसला हल करता है, ये जो आपको एक लर्निंग कर्व, जो डेटाबेस नहीं आता ना, डेटाबेस की क्वेरीज आप लोगों को नहीं आती, ये इसी मसले को सॉल्व करता है। एसक्यूएल मॉडल क्या करता है, जो प्रोग्रामर्स को एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना नहीं आती ना, एसक्यूएल मॉडल क्या करता है, इसी चीज को सॉल्व करता है। यानी एसक्यूएल मॉडल रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोग्रामर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर डेटाबेस का टेबल बनाने। आई रिपीट, एसक्यूएल मॉडल क्या होगा, एसक्यूएल मॉडल रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोग्रामर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डेटाबेस में टेबल बनाने। अब वो टेबल कैसे बनेगा, हमें तो एसक्यूएल क्वेरीज आती नहीं है। हमें क्या आता है, प्रोग्रामिंग। हमें क्या आता है, पाइथन प्रोग्रामिंग। अच्छा, एसक्यूएल मॉडल क्या है, पाइथन की लाइब्रेरी है। सही, आप सोच रहे ना ये फास्ट एपीआई में यूज होगा या Next.js में, तो एसक्यूएल मॉडल आपका कहाँ यूज होगा, पाइथन फास्ट एपीआई। इसको हम यूं समझते हैं कि एसक्यूएल मॉडल वो चीज है जिसको मैंने क्या इसकी डेफिनेशन दी कि एसक्यूएल मॉडल रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के, डेवलपर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे डेटाबेस में टेबल बनाने के। इसका क्या मतलब है कि एसक्यूएल मॉडल को प्रोग्रामिंग भी आती है और डेटाबेस की लैंग्वेज भी आती है। सेम वैसे ही जैसे ट्रांसलेटर्स होते हैं। ट्रांसलेटर्स का क्या मतलब है, मुझे उर्दू आती है, सही है, आप सबको उर्दू आती है। सर अमीन सऊदीया से आए, काफी टाइम बाद उर्दू भूल गए,
अब उन्हें सिर्फ अरबी आती है। अब अमीन भाई क्या कर रहे हैं, अरबी में बात कर रहे हैं, हम उर्दू में बात कर रहे हैं। वही मसला आ गया, हम प्रोग्रामर है, हमें पाइथन आती है और डेटाबेस वालों को डेटाबेस की लैंग्वेज आती है। अब मैं अमीन भाई से बात नहीं कर सकता, अमीन भाई हमसे बात नहीं कर सकते। इस केस में क्या होगा, हम बीच में क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर रखवाएंगे। ट्रांसलेटर की यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको उर्दू भी आती होगी, वो मेरी उर्दू को अरबी में कन्वर्ट करके अमीन भाई को समझा देगा। अमीन भाई अपना जवाब किस में देंगे, अरबी में। किसको, मुझे देंगे या उस ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर को, क्योंकि उसको अरबी भी आती है, उसको उर्दू भी आती है। तो ट्रांसलेटर यहाँ पे क्या करेगा, हमारे कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो एसक्यूएल मॉडल आपके पाइथन की लैंग्वेज ऑफ फास्ट एपीआई का और आपके डेटाबेस का क्या है, एक ट्रांसलेटर है। आप एसक्यूएल मॉडल को, जैसे मैं अमीन भाई से डायरेक्ट नहीं हुआ था, मैं अमीन भाई से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी प्रोग्रामर्स, हम सब डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। हम किसके थ्रू बात करेंगे, एसक्यूएल मॉडल के थ्रू। किसके थ्रू, एसक्यूएल मॉडल के थ्रू। और वो एसक्यूएल मॉडल फिर किससे बात करेगा, डेटाबेस से। मैंने ट्रांसलेटर से बात की, ट्रांसलेटर ने किससे बात की, सरअमीन से। सरअमीन ने किससे बात की, मुझसे या डेटाबेस, सॉरी ट्रांसलेटर से, ट्रांसलेटर से। ट्रांसलेटर ने मुझे रिटर्न। तो हम एज अ प्रोग्रामर पाइथन यूज करेंगे क्योंकि हमें पाइथन आती है। और हम किससे बात करेंगे, एसक्यूएल मॉडल से। हमें पाइथन आती है, हम पाइथन में क्या यूज करेंगे, पाइथन में तो बहुत सारी चीजें हैं, लूप है, वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, क्लास है। एसक्यूएल मॉडल की अगर मैं आपको यहाँ डेफिनेशन, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ। हम यहाँ पे, इसने इंस्टॉलेशन कमांड भी बताई हुई, इसने पिप इंस्टॉल एसक्यूएल मॉडल लिखे, हम क्या लिखेंगे, यूवी एड एसक्यूएल मॉडल। ये किस चीज का सिंटैक्स है, पाइथन का है, आई एग्री। पाइथन में क्या है ये, पाइथन में ये किस, ये पाइथन का कोड है नंबर 1। पाइथन के अंदर ये किस चीज का कोड है, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास का। किसका कोड है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास का। हम एज अ प्रोग्रामर एसक्यूएल मॉडल से किस सूरत में बात करेंगे, पाइथन की क्लासेस में। पाइथन की क्लासेस, और क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं या क्लास वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स। आप लोगों को पाइथन आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने पढ़ी, यस और नो। तो आप सबको पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है। जल्दी से इसका मैं एक ओवरव्यू दे दूं। क्लास का जो भी नाम होगा वो क्या होगा, हमारे डेटाबेस के टेबल का नाम होगा। क्या होगा, हमारे जो भी क्लास का नाम होगा ना, वो किस चीज का नाम होगा, जब मैं इसको एसक्यूएल मॉडल को दूंगा तो मेरे डेटाबेस के टेबल का नाम होगा। और इन एट्रीब्यूट्स, इनको क्या कहेंगे, क्लास एट्रीब्यूट्स या क्लास वेरिएबल्स। जो भी एट्रीब्यूट्स मैं अपने टेबल में दूंगा ना, वो मेरा क्या बन जाएंगे, टेबल्स के कॉलम्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, टेबल्स के कॉलम्स बन जाएंगे। तो अगर मैं आपको अगर नियॉनडीबी का इंटरफेस दिखाऊं ना, तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसका क्या नाम है, हीरो। ये वही क्लास है जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से दिखा रहा हूँ, अभी कोडिंग का टाइम नहीं है, सही है, लेकिन आप लोग कैच कर सकते हैं। क्लास का क्या नाम है, हीरो। अगर मैं यहाँ पे क्लास का नाम कर दूं यूजर, तो डेटाबेस में टेबल क्या बनेगा, यूजर। मैं अगर यहाँ पे क्लास का नाम कर दूं शोरूम, तो यहाँ पे क्या नाम बनेगा, शोरूम मेरे डेटाबेस में। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं
वो मेरे कॉलम्स का नाम होता है। यहाँ पे क्या है, आईडी, नेम, सीक्रेट नेम, एज। अगर मैं अपने नियॉन डीबी में आऊँ तो यही मेरे डिफरेंट, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया था, बट आपको आइडिया मिल सकता है कि भाई नहीं, मैं हीरो वीडियो आईडी, नेम और ईमेल, यहाँ पे मैंने बस इसको चेंज किया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर मुझे यूजर के कॉलम्स के नाम ये रखने तो मैं एट्रीब्यूट्स के नाम क्या रखूंगा, ये सारी चीजें। तो अब एसक्यूएल मॉडल क्या होता है, एसक्यूएल मॉडल एक ट्रांसलेटर है जो कि मेरी पाइथन की क्लास को लेगा और उसको डेटाबेस में कन्वर्ट कर देगा। मेरी क्लास का जो नाम होगा वो डेटाबेस में क्या होगा, मेरे टेबल का नाम, और जो मेरे क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे, डेटाबेस के कॉलम होंगे। ठीक है, एसक्यूएल मॉडल अपने बराबर में डिस्कस करें। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है,